हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम जो हमारे करंट अफेयर 11 तारीख से और 15 तारीख तक के करंट अफेयर छूटे हुए हैं जुलाई महीने के, उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज 2 दिनों के करंट अफेयर को करेंगे, 11 जुलाई और 12 जुलाई के करंट अफेयर को। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर हमें सपोर्ट करें, और जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुँच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की पहली सतत जस्ता चढ़ा हुआ शरिया के उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया? जो हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, इन्होंने एशिया की पहली गैल्वेनाइज्ड रीबार का उद्घाटन किया है। गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया है पंजाब में। क्या है ये गैल्वेनाइज्ड रीबार? देखिए, जो घर बनाते समय रॉड पड़ती है घरों में, छतों पे आप लोगों ने देखा होगा कि रॉड पड़ी होती है, उसके ऊपर गिट्टक डाल के छतों को बनाते हैं। फिर दीवालों में भी ये रॉड पड़ती है, और इन रॉड पे ये रॉड होती हैं लोहे की। काफ़ी लंबे समय बाद इनमें लोहे पे रस्टिंग होने लगती है, यानी कि लोहे पे जंग लगने लगता है। इसी जंग रोधक सरिया के, जंग ना लगे सरियों पे, इससे क्या होगा, इसको गैल्वेनाइज्ड किया जाएगा। गैल्वेनाइज्ड करने का मतलब ये होता है कि सरिया पे जिंक की कोटिंग कर दी जाएगी। अगर हम किसी चीज़ पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो वो उसमें जंग जो है काफ़ी लेट लगता है, बहुत टाइम लग जाता है जंग लगने में। जब उसकी जिंक कोटिंग पहले हटेगी तो फिर जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही होता है गैल्वेनाइज्ड रीबार, और ये एशिया का पहला ऐसा उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया है हमारे स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब में। अब जो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपने देखा होगा कि कभी कभी दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और फिर छतों में दरारें पड़ जाती हैं। ये क्योंकि सरियों में जब जंग लगना शुरू हो जाता है तो छतें टूटने लगती हैं, दीवारें टूटने लगती हैं। तो गैल्वेनाइज्ड रॉड जो होती है, इससे दीवारों की, छतों की और रॉड की जो लाइफ होती है ये दोगुनी हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं और लाइफ इसकी दुगनी हो जाती है। हमारे स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने ही पंजाब में एशिया की पहली जस्ता चढ़ा हुआ सरिया के उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया है। जो हमारे स्टील मंत्री हैं, यही हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर और नेचुरल गैस मिनिस्टर भी हैं, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान स्टील मिनिस्टर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर, तीनों के मंत्री यही हैं। और जो ये प्रोडक्शन यूनिट है, जो ये प्रोडक्शन होगा, इसको शुरू कर रहा है माधव केआरडी ग्रुप, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये तीनों मिलकर इसके प्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किस एक्ट के तहत MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था? देखिए, ये पूछ रहे हैं कि मतलब कौन सी एक्ट, कौन सी धारा के तहत जो 59 चीनी ऐपों पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, किस धारा का उपयोग करके जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था? ये प्रतिबंध लगाया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत। क्या है ये धारा? इस धारा में भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो भी ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ये भारत विरोधी है, मतलब सिर्फ प्रतीत होने से ही भारत सरकार के पास ये पावर है कि वो उस पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। तो भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत जो है 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। और ये सारे चीनी ऐप, भारतीय सरकार ने कहा कि एक, मतलब भारत सरकार ने उस समय तो ये बयान दिया था कि हम व्यापार और जो है सीमा पर तनाव एक साथ नहीं कर सकते हैं, और उसी के बाद से भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये एक्ट कौन सा है? ये एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मतलब ये 2000 में ये एक्ट बना था, उसकी धारा 69A के तहत।
इसमें जब भारत सरकार को इस धारा में कोई भी ऐसी चीज़ प्रतीत हो जाती है कि ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, तो भी प्रतीत होने पे ही भारत सरकार के पास पावर है कि वो इस पे प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार एमएसएमई के पंजीकरण के एमएसएमई को निरूपित करने वाला नया शब्द क्या होगा? एमएसएमई को निरूपित करने वाला नया शब्द होगा उद्यम। जब एमएसएमई का कोई अब रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा, ये 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है, तो इसमें क्या होगा कि वो लिखा जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से उसे जाना जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही तीनों सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने जो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की जो वो परिभाषा थी उसको बदला था। इसके तहत अब 1 करोड़ से कोई ऐसा बिजनेस जिसे 1 करोड़ की लागत से या उससे कम लागत से शुरू किया जा रहा है उसे माइक्रो के अंतर्गत रखा गया था। और अगर किसी बिजनेस का कोई बिजनेस पहले से चल रहा है और उसका टर्नओवर साल का 5 करोड़ रुपए तक है तो वो माइक्रो बिजनेस की श्रेणी में आएगा। और स्मॉल में कौन सा आएगा? अगर 10 करोड़ की लागत से कोई बिजनेस शुरू किया जा रहा है और उसका साल का, या फिर कोई बिजनेस पहले से चल रहा है और उसका साल का टर्नओवर 50 करोड़ है तो उसे स्मॉल बिजनेस माना जाएगा। और अगर कोई बिजनेस 50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है और फिर उसका साल, या फिर उसका वो बिजनेस पहले से चल रहा है और उसका साल का जो टर्नओवर है ये 250 करोड़ रुपए है, तो इसे मीडियम इंटरप्राइजेज मानते हैं। ऐसा इसलिए किया भारत सरकार ने कि इन्होंने सारी जो वैल्यू थी वो बढ़ा दी। यानी 1 करोड़ रुपए पहले माइक्रो 1 करोड़ रुपए से कम तक के बिजनेस की लागत को मानते थे। इससे क्या हुआ कि अधिक से अधिक बिजनेस जो हैं वो शामिल हो गए किसमें? एमएसएमई में। और जो भी सरकार एमएसएमई के लिए जो भी स्कीम लाएगी वो अधिक से अधिक बिजनेसेस उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। तो उद्यम नाम से अब जो एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस का जो भी पंजीकरण होगा सबको उद्यम नाम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना का नाम बताइए जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्या है? कोविड-19 जो बीमारी है, जो पैंडमिक है, इसके इलाज के लिए एक हद तक सफल, मतलब पूरी तरीके से तो सफल नहीं बोल सकते हम, लेकिन एक हद तक सफल है प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है कोविड-19 के अगेंस्ट। उन्हीं एंटीबॉडी का इस्तेमाल करने के लिए पेशेंट के ब्लड से प्लाज्मा को निकाल कर जो पेशेंट अभी बीमार है उनके ब्लड में उस प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि बना बनाया जो है एंटीबॉडी इनके बॉडी, उन पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। मैं देखिए फिर से रिपीट करता हूँ इसको कि प्लाज्मा थेरेपी वो थेरेपी है कि कोई 2 पेशेंट है जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, एक पेशेंट उसमें से ठीक हो गया। पेशेंट ठीक हुआ यानी कि उसके बॉडी में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी बनी। अब वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में है, तो प्लाज्मा को, जो पेशेंट ठीक हो गया है उसके प्लाज्मा को लिया जाता है और चूंकि उसमें एंटीबॉडी बन जाती है तो फिर उसी एंटीबॉडी, उसी प्लाज्मा को जो अभी बीमार पेशेंट है उसके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यानी रेडीमेड एंटीबॉडी उसके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि दोनों सेम बीमारी थी दोनों को। अब क्या है, जो पेशेंट बीमार है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो रही है। पूरी तरीके से तो ये थेरेपी कारगर नहीं, लेकिन कुछ हद तक कारगर है। और इसे देखते हुए जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना शुरू की है। इस परियोजना को सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें शुरू किया है। इसमें क्या होना है कि इसमें 2 डोज दी जा रही है पेशेंटों को। 200 मिलीलीटर जो है इसकी 200 मिलीलीटर प्लाज्मा की 2 डोज पेशेंटों को दी जा रही है। ये प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत किया जा रहा है। और थेरेपी कम ट्रायल, इसी परियोजना का जो नाम है, ये नाम है प्लेटिना परियोजना। प्लेटिना परियोजना के अंतर्गत ही थेरेपी कम ट्रायल परियोजना का कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र के
जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, इनकी पार्टी शिवसेना है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 उपचार के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोविड-19 उपचार के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक का जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली सरकार ने एक प्लाज्मा बैंक की स्थापना कर दी है कि जो भी अपने प्लाज्मा को डोनेट करना चाहता है वो जाके प्लाज्मा बैंक में, मतलब कोई ऐसा पेशेंट जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुका है, क्योंकि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनमें रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा है, नियर अबाउट 50% रिकवर हो जा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है कि उनसे प्लाज्मा की डोनेट करने की मांग गवर्नमेंट कर रही है। तो इसी के मद्देनज़र दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है सेम वैसे ही प्लाज्मा बैंक की भी स्थापना कर दी गई है कि आप जाके अपने प्लाज्मा को डोनेट कर दो, डोनेट करो, जिससे कि ये और जो पेशेंट हैं जो जल्दी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो बीमार हैं या फिर उनकी उम्र ज़्यादा है, उनके ऊपर इस प्लाज्मा को जो है उनके इलाज के लिए इस प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाएगा। और नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये अरविंद केजरीवाल हैं, और अनिल बैजल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य के मंत्री ने एमएसएमई अध्यादेश को पारित किया था? देखिए ये क्वेश्चन छूट गया था तो मैं इसे अभी जुलाई वाले 11-12 जुलाई में कवर कर रहा हूँ। देखिए एमएसएमई अध्यादेश को पारित किया था असम सरकार ने। क्या है ये एमएसएमई अध्यादेश? देखिए एमएसएमई अध्यादेश में असम सरकार ने आगे आने वाले 3 सालों तक के लिए, जैसे अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहा है एमएसएमई सेक्टर से, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है आपको असम में, तो असम गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कई सारी जो अनुमति की प्रक्रिया थी, यानी कि आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको लैंड लेना होगा, फिर इन्वायरमेंट से परमिशन लेनी होगी, जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, फिर जो लेबर डिपार्टमेंट है उससे परमिशन लेनी होगी। तो कई सारे परमिशन लेने होते हैं किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसके लिए कई सारी अनुमति प्रक्रिया को सरकार ने समाप्त कर दिया है, असम सरकार ने, आगे आने वाले 3 सालों के लिए। कोविड-19 की वजह से सारे बिजनेस ठप हैं और इकोनॉमी पूरे देश की, प्रत्येक राज्य की गिर गई है। इसी सब के मद्देनज़र असम सरकार ने आने वाले 3 सालों तक के लिए एमएसएमई के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया। इस अध्यादेश में कई सारी अनुमति प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अध्यादेश क्या होता है? देखिए अध्यादेश ये होता है कि गवर्नमेंट बिना उसको अपने असेंबली में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना होता है, बिना पारित किए उसको लागू कर देती है। अब गवर्नमेंट को 6 महीने के भीतर ही उसे जो भी उसकी असेंबली होगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसे लोकसभा राज्यसभा में पारित कराना होता है, और फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसे विधानसभा में पारित कराना होता है। यानी आगे आने वाले 6 महीने के भीतर ही इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने के लिए असम सरकार को इसे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में पास कराना होगा। ये असम आत्मनिर्भर असम योजना के लिए ये सारे जो कार्य किए जा रहे हैं, ये अध्यादेश को एमएसएमई अध्यादेश पारित कराया जा रहा है ताकि कई सारी अनुमति को समाप्त किया जा सके और लोग आसानी से अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें असम में। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने भारत के पहले समुद्री क्लस्टर को स्थापित करने के लिए कितने एमएसएमई इकाई को भूमि का आवंटन किया है? जो एमएसएमई इकाइयों को भूमि का आवंटन किया गया है, ये टोटल एमएसएमई की इकाइयाँ हैं 49, और गोवा सरकार ने इन सभी 49 एमएसएमई को एक साथ 14,380 स्क्वायर मीटर भूमि प्रदान कर दी है। गोवा सरकार ने जहाज़ निर्माण के लिए विश्व स्तरीय सुविधा बनाने के उद्देश्य से गोवा में समुद्री क्लस्टर की स्थापना करने के लिए ये ज़मीन प्रदान की है एमएसएमई सेक्टर को। क्या है ये जो है समुद्री क्लस्टर? देखिए क्या होता है कि एक शिप बनाना है। अभी शिप बनाने के लिए कोई एक कंपनी का रोल नहीं हो सकता, क्योंकि शिप के अंदर कई सारे पार्ट लगते हैं, उसकी बॉडी, फिर उसके अंदर लगने वाला इंजन बनाने के लिए कई सारे अलग अलग पार्ट। तो कोई एक कंपनी पूरे शिप का निर्माण नहीं करती है, वो क्या करती है कि कई सारी कंपनियां होती हैं
उनसे उसके पार्ट को खरीदती है और फिर असेंबल करती है। अब क्या है कि आपको पार्ट खरीदना है शिप का, शिप के अंदर जो मोटर लगा हुआ है और मोटर के अंदर जो फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन पार्ट आपको बाई चांस मंगाना है कहीं बाहर से। तो ये क्या है कि ये 14,380 स्क्वायर मीटर जो है, तो ये समुद्री जहाज़ बनाने के लिए, समुद्री नौवाहन बनाने के लिए सारे के सारे पार्ट इसी एरिए में लगेंगे और कोई एक कंपनी सारे को असेंबल करने का भी काम करेगी। इसीलिए 49 एमएसएमई हैं। अब ये 49 एमएसएमई मिलके सभी कोई ना कोई पार्ट शिप का बनाएंगी और फिर उनको असेंबल करने का कार्य करेंगी। तो फिर जब इनको एक साथ लैंड मिल जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो खर्चा हो रहा था सामान को बाहर से मंगाने में वो बचेगा, आपका जो टाइम लग रहा था सामान को बाहर से मंगाने में वो भी बचेगा, यानी आप जल्दी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हो। इसी को बोलते हैं समुद्री क्लस्टर। इसी की स्थापना के लिए गोवा सरकार ने 49 एमएसएमई इकाइयों को 14,380 स्क्वायर मीटर ज़मीन का आवंटन किया है। जो हमारे केंद्रीय जहाज रानी मंत्री यानी कि जो केंद्रीय नौसेना मंत्रालय है उसके मंत्री मनसुख मांडविया हैं। इस परियोजना को केंद्रीय नौवाहन मंत्रालय और एमएसएमई दोनों मंत्रालयों का समर्थन प्राप्त है। एमएसएमई के मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी हैं। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये प्रमोद सावंत हैं और गोवा की राजधानी पणजी है। सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभियान का नाम बताएं जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया है। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है। और इससे पहले मिड डे मील राशन योजना पूरे इंडिया में, जैसे कोविड-19 के दौरान क्या है कि सारे स्कूल प्राथमिक विद्यालय बंद हैं। प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्र जाते हैं उनको मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का भोजन उन्हें स्कूल में ही प्रदान किया जाता है। तो अगर इस प्राथमिक विद्यालय बंद हैं तो उन्हें ये मिड डे मील नहीं मिल पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके हिस्से का जो मिड डे मील था वो उनके घरों पे पहुंचाने का कार्य किया और ऐसा मिड डे मील के राशन को छात्रों के घरों तक पहुंचाने वाला कार्य करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। और मध्य प्रदेश ने एक चरण पादुका अभियान भी चलाया था जिसमें जो भी प्रवासी श्रमिक मध्य प्रदेश के रास्ते से गुजर रहे थे, पैदल गुजर रहे थे, क्योंकि एक समय था लोग लॉकडाउन को तोड़ते हुए अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े थे, हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करने के उद्देश्य से। तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, वो किसी भी राज्य के हों, उनको चरण पादुका दे रही थी, यानी उनको शूज़ और जो है स्लीपर चप्पलें और जूतों को उपलब्ध करा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने ही दीनदयाल रसोई योजना भी चलाई थी इन श्रमिकों के लिए। कोई भूखा राज्य से ना गुजरे, कोई श्रमिक है वो राज्य में भोजन कर सकता था उस दौरान। और रोजगार सेतु ऐप भी लॉन्च किया था मध्य प्रदेश सरकार ने कि कोई कंपनी जिस क्षेत्र में रोजगार चाहिए, उसे जिस तरह का स्पेशलिस्ट चाहिए, वो रोजगार सेतु पे अपने रिक्वायरमेंट को बताए और फिर जो उस तरह का स्किलफुल व्यक्ति है वो अपना डाटा फीड करे, तो दोनों एक दूसरे से संपर्क करके रोजगार हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से अभियान, कई सारे अभियान यानी किल कोरोना, रोजगार सेतु, दीनदयाल रसोई, चरण पादुका अभियान, मिड डे मील राशन योजना, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की हैं। इफ़को, कुछ इसी तरीके की और योजनाएं देखते हैं। इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रेक द कोरोना चेन अभियान चलाया था। नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारत से कितनी महिलाएं गायब हुई। भारत से कुल गायब होने वाली महिलाएं पिछले 50 वर्षों में 45.8 मिलियन महिलाएं पिछले 50 वर्षों में भारत से गायब हुई और इनका पता नहीं चल सका। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा महिलाएं किस देश से गायब हुई, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं चाइना से गायब हुई और पूरे विश्व से 142.6 मिलियन महिलाएं गायब हुई जिनका पता नहीं चल सका पिछले 50 वर्षों में। ये डाटा जो है जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने एक डेटा जारी किया था जिसमें बताया गया कि
2005-6 में भारत में जो गरीबी थी ये थी 55.1% लोग भारत के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, और 2015-16 में ये घटकर 27.9% रह गई थी। और ये किसी भी देश द्वारा 10 सालों के भीतर सबसे अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया था भारत के द्वारा। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर रही थी। और यूनाइटेड नेशन फूड सिक्योरिटी एजेंसी ने भी एक डाटा जारी किया था। उस डाटा में उन्होंने बताया था कि कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 में लगभग 13.2 करोड़ लोग अल्प पोषित यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। उन्हें जो है पूरी तरीके से पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ये डेटा जारी किया था यूनाइटेड नेशन फूड सिक्योरिटी एजेंसी ने। इन्होंने बताया कि 2020 में कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में लगभग 13.2 करोड़ लोग अल्प पोषित हो जाएंगे, माल न्यूट्रिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सपनों की उड़ान नाम से एक केंद्र प्रायोजित PMFME प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना की शुरुआत की है? देखिए, जब फूड आ गया तो ये पता चल जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा शुरू की गई परियोजना है, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। क्या है ये परियोजना? इस परियोजना के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, ये जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको फाइनेंशियल, इनको टेक्निकल, इनको प्रोफेशनल सहायता प्रदान करेगी, ताकि ये अपने क्षेत्र में एक कामयाब जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर सकें। और इस योजना का जो है ये लागू की जा रही है, ये 2020-21 से लेकर 2024-25 तक यानी 5 सालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल और प्रोफेशनल सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये हरसिमरत कौर बादल हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र भटिंडा पंजाब है। देखिए, दो चीज़ है, एक फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ये रामविलास पासवान हैं, एक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ये हरसिमरत कौर बादल हैं। क्या है, देखिए, जो फूड जैसे चिप्स बन रहा है किसी फैक्ट्री में या किसी यूनिट में चिप्स बनाया जा रहा है, अंकल चिप्स बन रहा है या कोई सा भी चिप्स बन रहा है, तो ये किसके अधीन आएगा? ये आएगा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और फूड सप्लाई जो हमें कोटे पे राशन मिलता है वो किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा फूड सप्लाई मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जैसे कोई कंज्यूमर है, वो चिप्स खरीदने गया या फिर उसने कोई बिस्किट खरीदने गया, उससे कोई शिकायत है कि ये एक्सपायरी डेट के बाद हमें जो है इसको सेल आउट किया गया या इसका क्वालिटी वो नहीं है जो इस पे लिखा हुआ है, तो इसकी शिकायत जो की जाएगी, यानी कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड जो मामला होगा वो भी फूड सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर ये दोनों एक साथ है मंत्रालय। इसके मंत्री रामविलास पासवान है। लेकिन जो फूड बनाया जा रहा है किसी इंडस्ट्री में, ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल हैं। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने हाल ही में किस योजना की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्मार्ट सिटी मिशन और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। तीनों योजनाओं की 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है इनको चिन्हित करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या है, देखिए, ये तीनों योजनाएं, आप स्मार्ट सिटीज़ मिशन से सारे लोग वाकिफ़ हैं कि जब गवर्नमेंट बनी थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिस पे कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। और अटल मिशन फॉर रिजुविलेशन एंड अर्बन यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन है, इसके तहत जो शहर हैं 500 शहरों का चुनाव किया गया है, जहां पे पेयजल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है केंद्र सरकार का। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी, यानी तीनों ही 5 साल पूरे किए, तीनों ही जो ये स्कीम है, और इन्हीं के उपलक्ष्य में, इसी के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने छात्रों और शैक्षणिक नियमितता को बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है? हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद हैं, जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई सफ़र कर रही है क्योंकि स्कूल बंद हैं, कोर्सेज पिछड़ रहे हैं। इसी वजह से अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से जो है पढ़ाई को जारी करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। उसी क्रम में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत किसने की? ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा छात्रों को। छात्र अपने घर से ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। झारखंड सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार दूरदर्शन के थ्रू छात्रों को पढ़ाई कराया जा रहा है झारखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में। हरियाणा गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है ताकि वो लोगों को, अपने बच्चे जो हरियाणा के हैं उनको ऑनलाइन क्लास दे सके। रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया हरियाणा ने। झारखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब ने दूरदर्शन के साथ समझौता किया छात्रों की पढ़ाई के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने दूरदर्शन के साथ तो समझौता किया था, साथ ही साथ इसने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है और जिसमें हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की, जिससे छात्र घर पे रहते हुए ही पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में कितने फल और सब्जियों को जोड़ा गया? देखिए, ऑपरेशन ग्रीन ये टॉप से याद किया जाता है, इसको टॉप था जिसमें टोमेटो, ओनियन और पोटैटो यानी कि टमाटर, आलू और प्याज, 3 चीज़ों को रखा गया था। क्या है ये ऑपरेशन ग्रीन? ऑपरेशन ग्रीन के तहत पहले जब ये शुरू की गई यह योजना, ऑपरेशन ग्रीन वाली योजना जब शुरू की गई तो इसमें आलू, प्याज, टमाटर को सरकार खुद संरक्षित करती थी। इसकी आपूर्ति, सप्लाई का देखरेख खुद करती थी। इससे क्या होता था कि सरकार इनकी सप्लाई को प्रॉपर तरीके से करती थी, जिससे इनकी कीमतों को भी सरकार नियंत्रित कर लेती थी। यानी आलू, प्याज, टमाटर इन तीनों के दाम बढ़ने ना पाएँ, इसी के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना सरकार ने चलाई थी। कोविड-19 की वजह से कई सारे सब्जियां और फल महंगे ना हों, इसी वजह से इस ऑपरेशन ग्रीन में और भी कई चीज़ों को जोड़ा गया है, जिसमें से 10 फल और 8 वेजिटेबल को अगले 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन में जोड़ लिया गया है। यानी कि आलू, प्याज, टमाटर के साथ अब 10 तरीके के फल और 8 अलग अलग सब्जियों को भी ऑपरेशन ग्रीन में जोड़ लिया गया है। यानी कि अब इन फलों और इन सब्जियों को कौन संरक्षित करेगा? सरकार संरक्षित करेगी और इनके सप्लाई की देखरेख भी सरकार करेगी। यानी टोटल 18 सब्जियां और फल हो जाएंगे। 10 फल हैं और 8 सब्जियां हैं तो टोटल 18 हो गए। ये 10 फल कौन कौन से हैं? मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया, सिट्रस फल, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट और जैक फ्रूट। और वेजिटेबल में कौन से हैं? फ्रेंच बीन, बिटर गार्ड, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर और चिलीज़। ये 8 वेजिटेबल और 10 फ्रूट यानी टोटल 18 को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया है। किसके साथ? आलू, प्याज, टमाटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने निम्न आय समूहों के लिए किफ़ायती आवास तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? विश्व बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि तमिलनाडु की जो निम्न आय जनता है, निम्न आय वाली जनता है, जिनके पास पैसे कम हैं, उनको भी एक किफ़ायती, एक सस्ते आवास को उपलब्ध करा सके। वर्ल्ड बैंक, इंडियन गवर्नमेंट और तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य के निम्न आय वाले समूहों के लिए सस्ते मकान के लिए यह समझौता किया है। इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक है उसने महाराष्ट्र के साथ 210 मिलियन यूएस डॉलर का समझौता किया था, जिसमें वो महाराष्ट्र का जो एग्री बिजनेस है यानी कि जो खेती से रिलेटेड बिजनेस है उसको सुधारने के लिए रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 210 बिलियन यूएस डॉलर महाराष्ट्र सरकार को वर्ल्ड बैंक ने दिया था। जबकि 80 मिलियन यूएस डॉलर दिया था किसको? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को, वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और 950 करोड़ रुपए दिया था वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है और इसके चेयरपर्सन डेविड मलपस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताएं जिसने उद्योग का पहला तत्काल डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए स्विगी के साथ भागीदारी की है। ये देखिए स्विगी वॉलेट है,
ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर लग रहा है, तो इसको आप सीधे इस तरीके से जानें कि वह कौन सा बैंक है। जैसे अमेजोन का अपना खुद का वॉलेट है, आप उसमें पैसे डालो, अमेजोन से शॉपिंग करो, उसी तरीके से स्विगी ने भी अपना वॉलेट जारी किया। ये किस बैंक की सहायता से जारी किया गया? ये आईसीआईसीआई बैंक की सहायता से जारी किया गया। आईसीआईसीआई और स्विगी बैंक ने एक समझौता किया और अब स्विगी वॉलेट भी जारी हो गया है। इसके कई सारे फ़ायदे दिए जा रहे हैं कस्टमर को। देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर कोई है तो वो स्विगी वॉलेट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर नहीं है और वो स्विगी से कोई खाने की चीज़ ऑर्डर करता है और स्विगी का वॉलेट यूज़ करना चाहता है, तो उसे गवर्नमेंट प्रूफ कोई एक आईडी लगानी होगी अपने वॉलेट के साथ, तो वो फिर एथराइज हो जाएगा स्विगी वॉलेट को यूज़ करने के लिए। इसमें कई सारी फैसिलिटी दी जा रही है कस्टमर को, जैसे स्प्लिट पे का। स्प्लिट पे का मतलब कि आपने क्या किया कि 200 का सामान खरीदा, आपके पास अभी 100 रुपये ही है, तो आप अभी स्विगी को सिर्फ 100 रुपये दे दो और अगली बार सामान लेते समय या फिर स्विगी आपको टाइम देगा कि इतने दिनों के अंदर आप 100 रुपीज़ अपने और पे कर सकते हो। इस तरीके का स्प्लिट पे हो जाएगा। कई सारे ऑफ़र दिए जाएंगे, मतलब उनको जो खाने की सप्लाई है सस्ते रेट में की जाएगी स्विगी की तरफ से, जो स्विगी के वॉलेट को यूज़ करेंगे इसके लिए, मतलब कि स्विगी का ऑर्डर करने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है, इसके चेयरपर्सन संदीप बख्शी हैं। स्विगी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके फाउंडर श्रीधर मेजेटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हाल ही में 3 साल का सेवा विस्तार मिला। भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जिन्हें सेवा का 1 साल का विस्तार मिला है। देखिए, सेवा का 1 साल का विस्तार जिन्हें मिला है ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। देखिए सॉरी, जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल क्या अंतर है दोनों में, देखते हैं पहले। अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का मेन लीगल एडवाइज़र होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन लीगल एडवाइज़र कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। इसके पास क्या क्या पावर है? ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि इसके पास ये पावर है कि गवर्नमेंट को ये लीगल एडवाइस देता है। किसी भी जो एक्ट के लिए, किसी भी अध्यादेश के लिए ये लीगल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। लेकिन हाँ, ये लोकसभा और राज्यसभा की अगर कोई वोटिंग हो रही है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हो रही है, तो उसमें ये भाग नहीं ले सकता। ये सिर्फ भाग ले सकता है कार्यवाही में और उनको संबोधित कर सकता है। इनका कार्यकाल जो होता है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है। गवर्नमेंट जितने दिनों तक चाहती है इनकी सेवाओं को ले सकती है। इनकी सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है। प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग कैटेगरी में इनकी सैलरी होती है। जितनी सेवा गवर्नमेंट इनसे लेती है खुद के लिए, उतनी सैलरी इनको पे करती है। अब क्या है, अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए दो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, लेकिन अभी भारत में सिर्फ एक सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका नाम है तुषार मेहता, और एक पद जो सॉलिसिटर जनरल का है ये खाली है। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं ये के वेणुगोपाल हैं, जिनकी सेवा का विस्तार 1 साल किया गया, जबकि जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इनकी सेवा का विस्तार 3 साल के लिए किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनी जोहानसन को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? इन्हें आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुन लिया गया है। गुडनी जोहानसन। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल रेकजाविका है, और जो ये गुडनी जोहानसन है ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं आइसलैंड के। और अगर हम बात करें कि इलेक्शन की, तो इस कोविड-19 पैंडमिक में यूरोपियन कंट्री में इलेक्शन कराने वाला आइसलैंड दूसरा देश है, जबकि पहला देश कौन था जिसने यूरोपियन कंट्री में इलेक्शन कराया? वो सर्बिया था। और अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में इस पैंडमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान इलेक्शन कराने वाला पहला देश कौन था? तो ये कौन सा देश था? ये साउथ कोरिया था। साउथ कोरिया पूरे विश्व में कोविड-19 के दौरान इलेक्शन कराने वाला पहला देश बना। यूरोपियन कंट्री में सबसे पहला देश जो बना इलेक्शन कराने वाला कोविड-19 महामारी के दौरान, ये था सर्बिया, और दूसरा देश बना कौन सा? आइसलैंड। और ये आइसलैंड की जो राष्ट्रपति हैं ये गुडनी जोहानसन हैं, और ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक सांख्यिकी 2020 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? यह पुरस्कार मिला है चक्रवर्ती रंगराजन को।
या आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पहला पुरस्कार, चूँकि ये जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार है ये पहली बार दिया जा रहा है किसी को, और पहली बार ही ये मिला है चक्रवर्ती रंगराजन को, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सांख्यिकी का उपयोग करते हुए उत्कृष्ट योगदान दिया है राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या होती है सांख्यिकी? देखिए, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको। किसी भी चीज़ को हल करने के लिए जो आंकड़े होते हैं, जो नमूने होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर ग्राफ के जरिए किसी भी चीज़ को हल किया जाता है, इसी को सांख्यिकी बोलते हैं। और सांख्यिकी में पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया चक्रवर्ती रंगराजन को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2020 में प्रोफेसर बीसी सुखमते राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ये पुरस्कार दोनों लोगों ने, अरविंद पांडे और अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ, इन दोनों ने प्रोफेसर पीवी सुखमते राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। जो कि अरविंद पांडे हैं, ये पूर्व निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के, और अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के डीजी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इन दोनों को ही 2020 का प्रोफेसर पीवी सुखमते राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी के कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बने? या भारतीय हैं, ये इनका नाम नितिन मेमन है। नितिन मेमन सिर्फ 36 वर्ष के हैं और ये भारत के तीसरे अंपायर होंगे जो कि आईसीसी के पैनल में शामिल हुए हैं। इसके पहले जो भारत के 2 अंपायर थे वो एक थे श्रीनिवास वेंकट राघवन और एक थे सुंदरम मणि। यही 2 इससे पहले आईसीसी पैनल में शामिल हुए थे और तीसरे बने नितिन मेमन, और ये आईसीसी पैनल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के भी अंपायर हैं। जो नितिन मेमन है, इन्होंने 2006 में जो बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है अंपायरिंग एग्ज़ाम, उसको भी क्लियर किया है, और ये तीसरे अंपायर हैं जो कि भारत आईसीसी के पैनल में शामिल हुए हैं और भारतीय हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 2020 प्रीमियम लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? जो प्रीमियम लीग फुटबॉल टूर्नामेंट होता है ये इंग्लैंड में होने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसे इस वर्ष लिवरपूल ने जीता है और लिवरपूल ने हराया है मैनचेस्टर सिटी को। मैनचेस्टर सिटी सिर्फ 1 गोल करने में कामयाब रहा, जबकि लिवरपूल पूरे मैच के दौरान 2 गोल करने में कामयाब रहा। इसलिए लिवरपूल ने इस मैच को 2-1 से जीत लिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बिजली, तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? ये ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब कोई जैसे बिजली परियोजना, पावर प्रोजेक्ट रिसर्च या फिर टेरिटोरियल वाटर में तेल और गैस का जो है खोज करना, ये सब हो रहा है और वहाँ पे सेना का कोई कार्य है, तो इसके लिए सेना से NOC लेनी पड़ती थी। डिफरेंट जो भी मंत्रालय इस तरह का कार्य करता था, सेना के जोन में जाके उनको जो है परमिशन लेना पड़ता था डिफेंस मिनिस्ट्री से। इसी परमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जिससे कम समय में ही पावर प्रोजेक्ट और रिसर्च के लिए, टेरिटोरियल वाटर के लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वे और एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है डायरेक्ट जो है जो जैसे ऊर्जा मंत्रालय, तेल मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय जब इस तरह के कार्य करेंगे तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अगर परमिशन लेने की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट पोर्टल पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी सारी नियम और कानून को देखते हुए उन्हें परमिशन प्रदान कर देगा। इससे समय भी बचेगा दोनों मंत्रालयों का और काम भी तेज़ी से होगा। हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? ये राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने NADA इंडिया ऐप लॉन्च किया है जो एथलीटों को प्रबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा? क्या हो रहा था कि कई बार एथलीट बीमार होते थे और जानबूझकर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं करते थे, लेकिन उन्हें एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता था,
क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो कई सारी ऐसी प्रतिबंधित दवाएं हैं जिन्हें खाने से शरीर की तो पावर बढ़ती है, और वो जो है प्रतिबंधित दवा है किसी भी एथलीट के लिए, लेकिन वो किसी दवा के माध्यम से खाया गया और फिर उसकी जांच हुई तो पता चला कि इस एथलीट ने प्रतिबंधित दवा का सेवन किया है, तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता था खेल से। इन्हीं सब को देखते हुए जो भी एथलीट इस तरह का जिनके साथ हो जाता था, तो अब एक ऐप NADA इंडिया ऐप लॉन्च कर दिया है, जो है किरण रिजिजू, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। अब इससे क्या होगा कि सारे के सारे जो एथलीट हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि कौन सा जो है दवा प्रतिबंधित है। अभी आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको कोई दवा लिखी, उसमें वो प्रतिबंधित दवा है, तो आप अपने संबंधित खेल प्राधिकरण से परमिशन ले सकते हो कि मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर ने ये दवा लिखी है और ये प्रतिबंधित दवा इसमें मिली हुई है और मैं इसे पीना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आपको जो आपका खेल प्राधिकरण है वो आपको परमिशन दे देगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आप डोपिंग टेस्ट में भी कभी नहीं फंसोगे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए NADA इंडिया ऐप को लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर अभियान निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, अभियान निधि नहीं है, आत्मनिर्भर, ऐसे आत्मनिर्भर निधि के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। क्या है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि? देखिए कि अभी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जैसे जो ठेले पे सड़कों के किनारे अपने बिजनेस को करते हैं, जैसे सब्जी वाला, टिकिया फुल्की वाला, इन सब के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। इनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे साल के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। अगर ये साल के 12 किस्तों में इसे चुका देते हैं अपने प्रॉपर तरीके से, तो फिर ये 10,000 का इनको ऋण कम ब्याज दर पे ही फिर ये बढ़ा के 20,000 कर उठेगा। मतलब यानी कि आप अपनी क्रेडिट बढ़ाओगे खुद। अगर आप लगातार लोन को चुका रहे हो जो कि आपको कम ब्याज दर पे सरकार दे रही है आपके बिजनेस को स्टैंड अप करने के लिए, तो आपका जो लोन की राशि है वो हर साल बढ़ती जाएगी। पहले साल 10,000 है, दूसरे साल 20,000 है, तीसरे साल 30,000 है और चौथे साल 50,000 रुपये है। यानी कि आप लगातार जैसे जैसे अपने क्रेडिट को बढ़ाओगे, यानी आप अपने जो लोन आपने लिया है कम ब्याज दर पे सरकार से, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि अभियान के तहत उसकी आपकी क्रेडिट बढ़ती जाएगी और आपके लोन का अमाउंट हर साल बढ़ता जाएगा। और इसी के लिए जो एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। अब जिसको भी लोन चाहिए होगा वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी चाहने वालों के लिए नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए ये क्या है, नियोक्ता क्या होता है, यानी कि जिसको वो व्यक्ति चाहिए जो उसके यहाँ नौकरी करे उसको नियोक्ता बोलते हैं। अब नियोक्ता जुड़ेंगे, एक कौशल कनेक्ट फोरम है, इन्होंने बताया कि हमको इस स्किल के इतने इतने आदमी चाहिए। अब उसी पे जो है कोई व्यक्ति उस स्किल का है, जैसे किसी को कोई मशीन चलाने के लिए आदमी चाहिए, जो कि वो वेंटिलेटर बनाने का कोई इंसान चाहिए और वेंटिलेटर बनाने में कोई दूसरा इंसान माहिर है, तो वो दोनों अपना रजिस्ट्रेशन इस पे करेंगे कि जिस कंपनी को वेंटिलेटर को जो है क्या वेंटिलेटर बनाने वाला इंसान चाहिए और हम वेंटिलेटर बना लेते हैं, तो हम भी किए रजिस्ट्रेशन, दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ मिलन हो जाएगा इस कौशल कनेक्ट फोरम के माध्यम से, और हमको नौकरी चाहिए, हमें नौकरी मिल गई और जो नौकरी देने वाला है यानी नियोक्ता, उसे एक इंसान, एक एम्प्लॉय मिल गया जो कि उसकी नौकरी को करेगा। इससे दोनों का काम चलेगा, इसीलिए कौशल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है कर्नाटका की सरकार ने। और इसी तरीके से कई सारे राज्य अलग अलग कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिक आयोग बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रोजगार अभियान था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि 1,20,00,000 लोगों को एक ही दिन रोजगार दिया गया और इसका इनॉग्रेशन, इसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार सेतु अभियान चलाया गया, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। इस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कई सारे लोगों के रोज़गार चले गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है सोनीपत, हरियाणा में। देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने एक से ले लिए हैं कि दोनों का आप डिफरेंस देख लो। देखो ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान है जो कि सोनीपत, हरियाणा में है। और आगे है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है तंजावुर, तमिलनाडु में। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर, तमिलनाडु में। और भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान ये सोनीपत, हरियाणा में उपलब्ध है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।